गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस के लघुत्तरीय प्रश्न को लाया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न इसमें से ही रहेंगे। तो पहला सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 352 की विशेष व्यवस्था के बारे में समझाइए। तो इसका उत्तर है कि संविधान के अनुच्छेद 352 की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत 1975 में देश में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका का तर्क लेकर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1975 में जो है देश में अंदरूनी गड़बड़ी थी, आंतरिक गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण आपातकाल लगा था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की घोषणा की सिफारिश की थी। तो अनुच्छेद 352 की विशेष व्यवस्था संविधान में क्या है उसके बारे में हमने जाना। अगला सवाल है जो 2013, 14 और 18 में भी पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रपति शासन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, इसको जानना जरूरी है। या राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं? तो ध्यान देंगे मित्रों कि संविधान के अनुच्छेद 356 की बात है। अनुच्छेद 356 में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है कि भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होती है कि वहाँ की सरकार अपदस्थ हो जाएगी तथा विधानसभा भंग या निलंबित रहेगी। यह घोषणा 2 माह तक के लिए चल सकती है, लेकिन सांसद इसकी अवधि एक बार में 6 महीने तथा कुल 3 साल तक बढ़ा सकती है। लेकिन ऐसा 3 साल तक, इतनी लंबी अवधि तक नहीं होता। इस समय के दौरान सारा शासन का भार राज्यपाल पर रहता है तथा राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सहायता के लिए सलाहकार नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यह हुआ राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने जाना। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि आपातकाल से संबंधित आपातकाल का नागरिकों पर क्या प्रभाव पड़ा। आपातकाल जो 1975 में आपातकाल जो हुआ था उसमें नागरिक अधिकारों और नागरिकों की दशा पर बुरा प्रभाव पड़ा था। नागरिक अधिकार तथा मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और कोई व्यक्ति अपने नागरिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु न्यायालय में नहीं जा सकता था। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए, बिना आरोप लगाए, अपने को बेगुनाह होने का अवसर दिए बिना बंदी बनाया जा सकता था। तो आपातकाल में नागरिकों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके पहले भी मैंने बताया था कि दल बदल का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक दल बदल क्या है। तो राजनीतिक हित के पूर्ति हेतु पूरा करने के लिए एक दल छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता प्राप्त करना दल बदल कहा जाता है। एक दल से दूसरे दल में अपने हित की पूर्ति करने के लिए, अपने जो है लाभ के लिए हम एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं, उसकी सदस्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको दल बदल कहा जाता है। भारत में दल बदल के मुख्य कारण है कि दल बदल करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति और मंत्री पद का प्रलोभन है। चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल की महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस की एकाधिकार की समाप्ति थी। विधायकों और दलीय नेताओं के बीच व्यक्तिगत संघर्ष होने से भी दल बदल होता है। जब किसी दल के महत्वपूर्ण सदस्य और अन्य सदस्य को दल से टिकट नहीं मिलता तब दल बदल का सहारा लिया जाता है। इस दल में से दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण कर लेगा और उसको उस पार्टी से टिकट मिल जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं। इसको 2012 और 17 में भी पूछा गया है। हो सके इस साल भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो, 2022 में भी पूछे
तो हम इसको जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस था और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। इस पार्टी का संगठन पूरे देश में था। इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। 1971 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की जीत का कारण वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती गांधी एवं उनकी पार्टी के पक्ष में हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। अगला महत्वपूर्ण सवाल है जिसे जानना जरूरी है, तो हम उसको जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 2 नंबर के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, जिसको CAA कहते हैं। यह क्या है? तो नागरिकता संशोधन कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता देने की पेशकश है। यह नागरिकता संशोधन कानून CAA है। इस प्रकार जो है एक और प्रश्न है, उसको सुन लेंगे। इसमें है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI क्या है? हाल के वर्षों में विदेशी पूंजी तथा अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई कर रियायत, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से निम्न कर दरों, कुछ अवधि तक नए स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लाभों पर कर छूटों जैसी सुविधाओं की घोषणा की है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय उद्योग की प्रौद्योगिकीय उन्नयन है, सार्वभौमिक प्रबंधकीय कौशल और क्रियाविधियों के प्रति पहुंच, मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, भारतीय उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से अधिक कार्यकुशल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने का अवसर प्रदान करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश की कंपनी में किया गया निवेश है। इससे निवेशकों को दूसरे देश की कंपनी के प्रतिबंध में हिस्सा मिल जाता है। इसके लिए आमतौर पर उस कंपनी में विदेशी निवेशक को 10% शेयर खरीदना पड़ता है। तो 2-4 ऐसे प्रश्न हैं, जैसे पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। तो यह सब महत्वपूर्ण सवाल है। पीली क्रांति में क्या होता है कि तिलहन के उत्पादन अथवा तेल प्रदान करने वाले पौधे जैसे सूरजमुखी, सोयाबीन आदि का उत्पादन बढ़ाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। इसे ही पीली क्रांति कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक गतिविधियों निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में की जाती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में एक लंबी बहस के बाद यह निश्चित किया गया कि भारत के सामाजिक व आर्थिक विकास में निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही अपनी अपनी भूमिका निभाने देना चाहिए। अतः भारत की एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र समाजवादी चिंतन पर कार्य करता है, जबकि निजी क्षेत्र उदारवादी चिंतन पर कार्य करता है। इस प्रकार यह VVI महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को सुनकर याद करके पढ़कर लाभान्वित होंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।